अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज भी मजीद बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर हैं, चूँकि बाकायदा 24 नवंबर की कॉल अब फैसला कौन कॉल दे दी गई है और इसको डू और डाई बताया जा रहा है काफ़ी पीटीआई के लोगों की तरफ से। तो क्या ये हुकूमत के लिए मजीद वबाल जान बन गया है, तब जबकि हुकूमत ऑलरेडी इस वक्त जो हुकूमत के ख़ास लोग हैं जैसे कि मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और ये तमाम लोग जो हैं वो ऑलरेडी मुल्क में काफ़ी टाइम से नहीं थे और वहाँ पर भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा वाइल अब्रॉड, क्योंकि जो पीटीआई के ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने काफ़ी सर खाए रखा पीएमएलएन के तमाम तर लोगों का। वज़ीर दिफा भी मौजूद, उनके ऊपर तो कातिलाना हमले तक बात पहुँच गई, जो कि खासी संगीन बात है और खासी काबिल मज़म्मत बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो हमने देखा, क्योंकि जो ये एक पीटीआई की तरफ से हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई लंदन का रुख खास तौर पर करते हैं तो जो पीटीआई के वो जो लंदन वाले चैप्टर के लोग हैं वो लोग खासे एक्टिवेट हो जाते हैं। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि पीएमएलएन से आगे बढ़कर अब ये मामला साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा तक जाकर पहुंचा था गुज़िश्ता कुछ हफ्तों पहले, जो कि हमने देखा भी कि जब उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो लोग हुल्लड़बाजी के लिए बाहर रहे और फिर जो आप अपनी स्क्रीन पर फुटेज देख सकते हैं, काजी साहब ने हेड डाउन करके अपने आप को छुपाने की या रूपोश करने की अपने आप को कोशिश की उस पूरे तमाम उन लोगों से, उन अफराद से जो कि उनके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए बाहर मौजूद थे। फिर नाज़रीन उसके बाद पाकिस्तान में ऐलान किया गया और ख़ास तौर पर जो वजारत इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो बहुत एक्टिवेटेड नजर आई। उन्होंने कहा इन सब के शिनाख्ती कार्ड भी हम लोग ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट्स मंसूख किए जाएंगे, जो कि आई थिंक किए भी जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई जो थे उनके जो एक्स या ट्विटर फॉर्मर ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी सस्पेंडेड या कुछ टाइम तक उन्होंने ऐसा लगा कि वहाँ से वो लोग चले गए हैं या उन्होंने अपने जो हैंडल्स हैं या अकाउंट्स हैं वो उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ये चीज़ें कुछ नज़र आई थी। दूसरी तरफ नाजरीन वो लोग भी उतनी ही तनकीद मुस्लिम लीग नून पर और प्रेजेंट डे तमाम जो सेटअप है उनके ऊपर करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर हर तरह के जो जुल्म और सितम है उनके पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, तो फिर अब हम करें तो क्या करें। जो 24 नवंबर की कॉल है एहतजाज की, जिसमें डू और डाई बताया जा रहा है कि अब मामला आ गया है, वो भी इसी के पेश नज़र पीटीआई वाले बताते हैं कि हमने दी है और हम हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर बाय एंड लार्ज तनकीद, क्योंकि दूसरी तरफ से भी की जा रही है एक मजमूई तनकीद मरियम औरंगज़ेब के हवाले से बिलखुसूस मौजूद है, क्योंकि वो मुतलका वज़ीर हैं पंजाब में एनवायरनमेंट के हवाले से, और वो चूँकि नज़र आई जिनीवा में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ के साथ। मरियम नवाज़ साहिबा का ये ज़ाती नौयत का दौरा था, उनका ज़ाहिर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का वहाँ पर कोई काम बनता नहीं था, और वो भी तब जबकि वबाल जान स्मॉग से उनके सूबे के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। इफ़ शी कुड डू एनीथिंग तो वो सिर्फ मामूली से मामूली चीज़ यही कर सकती थी कि वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होती, जो कि वो नहीं थी। तो ये तो एक मजबूरी तनकीद है, लेकिन पीटीआई की जो तनकीद है वो इससे कई ज़्यादा आगे की है, कई ज़्यादा बड़ी है। वो सिर्फ मरियम औरंगज़ेब या किसी एक एस्पेक्ट पर नहीं रुके हुए हैं, वो मरियम नवाज साहिबा पर भी उसी तरह से वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं और मियाँ साहब पर और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पर भी उसी तरह से उनकी जो तनकीद के निशाने हैं वो लगाए जा रहे हैं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बैरिस्टर सैफ का ट्वीट है इन्हीं अहवाल से, जो कि केपी के इस वक्त स्पोक्स पर्सन है। बहरहाल कुछ नाजरीन इसके हवाले से हमने जो चीज़ें जॉट डाउन कर रखी हैं वो देखिएगा, थोड़ा सा अमेलगमेट करने की बातों को कोशिश करेंगे। यकीनन सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये करेगा कौन, ये ज़रूरी सवाल है। इसके ऊपर भी जाएंगे। हुकूमत ने करना है, हुकूमत ने होश के नाखून लेने हैं, पीटीआई ने होश के नाखून लेने हैं, दोनों ने एक एक स्टेप पीछे लेना है। क्या ऐसी चीज़ सोची भी जा रही है या फिर अब बिल्कुल आप समझें कि दोनों इतराफ़ ने हर हद तक जाने की ठान ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर नाजरीन जो धमकियाँ हैं और जो उनके ऊपर जो एक वर्बल अटैक्स थे, उन अहवाल पे चीज़ें देखते चलिए। दोनों इतराफ़ की हमने कोशिश की है कि जो तनकीद है उसको हम लोग जोड़कर आपके सामने पेश करें। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू से हमले की धमकी दी। यहाँ से मामला शुरू हुआ, जिसकी जो फुटेज थी नाजरीन वो भी सोशल मीडिया पर आई, हम सब ने देखी। वाक़या 11 नवंबर 2024 की सह पहर तकरीबन 3:30 बजे एलिज़ाबेथ लाइन ट्रेन में पेश आया था। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जुमेरात को मकामी पुलिस को ट्रेन में सफ़र के दौरान खुद को धमकी दिए जाने के वाक़े पर रिपोर्ट भी दर्ज की। हुकूमत पाकिस्तान ने भी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वाक़े पर पुलिस से रब्ता करने की हिदायत की थी। वाक़या इंतहाई संगीन है, लिहाजा ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात कराई जाएँ, ये मुतालबा है। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस ने तस्दीक की है कि वो फुटेज पुलिस को भेजे जाने के बाद इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं।
ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े पर नवाज शरीफ का कहना था कि बदतमीजी करने वालों की ट्रेनिंग ही यही है। जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ की हरकत की उनके नसीब में लोगों के पीछे भागना है। गुज़िश्ता माह लंदन में ही साबिक चीफ जस्टिस कासिफ फायज़ और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले का वाक़या पेश आया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इस मामले को भी बरतानवी हुकाम के साथ उठाया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को वीडियो फुटेज के जरिए पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर मुक्के बरसाने और नारे लगाने वाले जो हमलावर हैं उनकी शिनाख्त करके फौरी कार्रवाई, शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख कराने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब जो तनकीद दूसरी तरफ से आ रही है नाजरीन, वो यूँ है कि स्मॉग के हवाले से नून लीग और वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद हो रही है। पंजाब में स्मॉग का राज है और वज़ीर आला और वज़ीर माहौलियात दोनों गायब हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब के लोग स्मॉग की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का शिकार हैं। इसके बावजूद बाप बेटी जिनीवा की ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए सफ़र पर निकले हुए हैं। इस मामले पे भी नाजरीन बात करेंगे और फिर बिलावल साहब ऑल ऑफ अ सडन बड़े नाराज़ हो गए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकायदा उनकी किन अल्फाज में उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया वो भी आपको सुनाएंगे, उसकी कुछ वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत डेकोरेटेड गेस्ट पैनल जो मेरे साथ मौजूद है, फौरी तौर पर उनका रुख करती हूँ। जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं, JUI के स्टॉलवर्ट, वेरी वार्म वेलकम सर। अहमद अवैस साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर अपने बेबाक तज्जिए तबसरे के साथ, वेरी वार्म वेलकम सर। निहाल हाशमी साहब नाजरीन स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर अपने सियासी और लीगल विजडम के साथ, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और नाजरीन जनाब निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्टॉलवर्ट और तमाम तर सिंध की जो सूबाई कमान है अपने पास रखे हुए अपने जमात के बिहाफ पर हमें ज्वाइन करते हैं अपने तमाम तर व्यूज़ के साथ। आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। और खोड़ो साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ, आप खासे थोड़े से डाउन भी लग रहे हैं, इसलिए आपसे बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। बिलावल साहब को क्या हो गया सर, थोड़ा हमें समझने में मदद फरमाइएगा। उनकी बात भी आपको भी और नाजरीन के सामने पेश करना चाहती हूँ, फिर आप उस पर फरमाएं कि उसकी क्या वजूहात बनी। वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पे अमल दरामद किया जाए। जो अहम लेजिस्लेशन है उस पर पूरी तरीके से मुशावरत किया जाएगा। यूड ऑल्सो फील डिसरिस्पेक्टेड अगर किसी अहम लेजिस्लेशन पे वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लो पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। जी खोड़ो साहब, ये तो वही वाली बात है जो PTI वाले भी करते थे कि लेजिस्लेशन पहले फ्लोर पे आती है फिर आप लोगों को दी जाती है। तो अब तो बिलावल साहब ने भी इस बात को एक तरह से उन्होंने इसकी तायीद कर दी है और डिसरिस्पेक्ट की जाए उनको, ये उन्होंने ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है। रिस्पेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करना बड़ी अच्छी बात है। बिलावल साहब अचानक नाराज नहीं हुए। बिलावल साहब का एक पिवटल रोल था 26th अमेंडमेंट को पास कराने में। हुकूमत ने नहीं कर सकी वो जो बिलावल साहब कर बैठे जब उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रब्ता किया और उनको बताया कि आइन बनाने वाली जमातों में से दो हम हैं, एक पीपल्स पार्टी जिसके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, दूसरे मुफ्ती महमूद जो JUI के बानी थे। उनका था कि जी हम आइन को किस तरह से और बेहतर करें। PMLN भी उस वक्त नहीं थी 73 में, PTI भी नहीं थी, MQM भी नहीं थी, हाँ ANP भी नहीं थी, उस वक्त NAP थी। तो ये दो पार्टियां हैं जो अभी हैं, अभी थीं, उसके साथ रब्ता हुआ और बिलावल साहब ने वो कर दिखाया कि मेजॉरिटी ना होते हुए, 2/3 मेजॉरिटी ना होते हुए उन्होंने आइनी तरामीम पास करवाई बगैर किसी गलत काम किए हुए। अच्छा। वोट ये रब्ता किया और कामयाबी हुई, उसको सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके रोल को। उस तरमीम या जब वो PMLN के साथ बैठ रहे थे असेंबली में इकट्ठे, हुकूमत में नहीं, असेंबली में इकट्ठे, तब भी कोई फार्मूला एग्री हुआ था। अब फार्मूला पर एग्रीमेंट पर अमल कितना हुआ जिसको जांचने के लिए फरवरी की इलेक्शन से लेके अब तक कई वाक़यात हुए हैं जिन पर हमने बरहमी का इजहार ज़रूर किया है। ये ताज़ी बात जो हुई है वो है आइनी तरमीम के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ साथ पार्लिमानी कमेटी बनी। पार्लिमानी कमेटी में बिलावल साहब का नाम आया था, लेकिन क्योंकि
इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी पीपल पार्टी को और पीएमएल-एन को। इस वजह से बिलावल साहब ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया कि मैं ऐसे क्यों बैठूं, जबकि एग्रीमेंट थी कि हमें इस तरह से। अब उसके बाद फिर बिलावल साहब ने बयान दिया कि जी हमने कहा था कि हर सूबे से इक्वल नुमाइंदगी हो उस बेंच में, और उस पर उसने थोड़ा सा इजहार किया कि अगर सिंध के रूरल एरियाज का कोई जज अगर लिया जाता तो थोड़ी सी दिखाई देती कोई सिंधी बोलने वाला भी है वहाँ या नहीं है। हाँ कराची, उर्दू स्पीकिंग, ये सारे सिंध के हैं, मानते हैं हम कि सिंध के हैं, लेकिन अगर कोई सिंधी स्पीकिंग भी आ जाता तो ज़रा मज़ा दोबाला हो जाता। उस पर भी उसने बरहमी का इजहार किया। दूसरी बात थी कि हमने उनसे कहा था कि जब आप तरक्याती मद में फैसले करने लगे, पीएसडीपी में फैसले करने लगे, तो हम दोनों बड़ी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ असेंबली में बैठी हैं, तो पीएसडी बनाने पर हमसे मशवरा किया जाए, हमें एतमाद में लिया जाए, हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और पीएसडीपी लॉपसाइडेड नहीं होनी चाहिए कि कोई एक सूबे को बहुत ज़्यादा मिले और दूसरे सूबे को कम मिले। क्योंकि इससे पिछली जो हुकूमत थी, मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ पीटीआई की हुकूमत का, उसमें सिंध को टोटल नज़रअंदाज करते हुए केपी को ज़्यादा मिला था, पंजाब को मिला था, सिंध को आखिर में जाके मिला था, बलूचिस्तान को भी ज़्यादा मिला था, सिंध को कम मिला था। क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे सिंध तो हमारे साथ है ही नहीं। हमने उस पर जुमला कसा था, तो क्या तुम समझते हो कि सिंध वाले पाकिस्तान से बाहर हैं? तुम वजीर आजम पाकिस्तान के हो, किसी सूबे के नहीं हो, किसी पार्टी के नहीं हो, पाकिस्तान के हो। लेकिन चलो वो गए। अब भी अगर लॉपसाइडेड पीएसडीपी होगा तो हमारी तरक्की सफर करेगी, हम अपने आप को निगलेक्ट महसूस करेंगे, इग्नोर्ड महसूस करेंगे। इसका भी बरमला उन्होंने इजहार किया। तो ये अचानक नहीं है, और मैं जो बैठा हूं, आपने मुझे कह दिया आप डल लग रहे हैं, मैं डल नहीं लग रहा हूं, मैंने जल्दी जाना है किसी शादी में जाना है। अच्छा ठीक है, फिर तो आपको खुश लगना चाहिए। आपके इंतजार में खड़ा हूं। सही है जी खोड़ो साहब। हाँ, तो फिर आपने बहुत बुलंदो बांग अंदाज में हाशमी साहब बताया कि क्यों नाराज हैं, आप कितना नाराज करेंगे अपने इत्तेहादियों को। उन्होंने वो कर दिखाया जो आप ना कर पाए, और ये एक लावा है जो पक रहा है बिलावल साहब के दिल में, आप क्यों उनको आजमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, मैंने बड़े गौर से सुना खोड़ो साहब की बातों को, जहाँ पे आपको पता है इत्तेहादी कोई पहला पाकिस्तान के इत्तेहादी हुकूमत नहीं, इससे पहले भी होता रहा है, और इत्तेहादियों में इस तरह के मामलात होते हैं और मना भी लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब के साथ आपस के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ये बात ठीक है कि सिंध से जो बेंच में लोग हैं उनमें से बेशतर लोग शहरी सिंध के हैं, तो हमने कभी तफरीक नहीं किया शहरी और देही में, और ये तफरीक जो है हमने नहीं किया है, ये जुडिशल सिस्टम के तहत हुआ है। अच्छा। इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है कि जो लोग यहाँ से एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में गए उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। वो अमल दखल जो था इनिशियल साकिब निसार साहब का था, जब उन्होंने यहाँ से मुनीब अख्तर साहब को एलिवेट किया था, और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो सीनियर तरीन उस वक्त जज थे उनको लेते, मगर उन्होंने जूनियर जज, ये जो जहर था ये साकिब निसार के दौर का था जो उन्होंने बोया था हमारे सिस्टम में, उससे हमारी जुडिशरी को भी काफी नुकसान पहुंचा, और हमारे जो पॉलिटिकल जो ये क्या बात हुई फिर निहाल साहब, आपने नजला डाल दिया साकिब निसार साहब पे जिनको रिटायर हुए हुए भी एक अरसा दराज गुजर गया, तो आप लोग दुरुस्त कर दे। उसके बाद जो सिस्टम अपनाया गया उसमें सीनियर मोस्ट को रखा गया, और फिर अकील अब्बासी साहब यहाँ से गए और दीगर लोग गए। तो मैं समझता हूँ कि बड़े सिंध के मायनाज जज हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अब जो 32 जजों का एक नया वो बनाया गया कॉरम, और उसमें कोई नए 15-16 जजेस साहबान का एलिवेशन होगा, तो उसमें यकीनन इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा, और हमारे यहाँ बहुत काबिल और माहिर जजेस हैं। इससे पहले भी देखिए जब नेमतुल्लाह पोलपोडो साहब और शफी साहब का नाम दिया गया था तो हमने एतराज़ नहीं किया था किसी भी, सबसे ज़्यादा एतराज़ जुडिशरी से लोगों ने किया था। तो मैं समझता हूँ इसको हम मद्देनजर रखेंगे और आइंदा हम इस तरह की चीज़ नहीं होने देंगे। जहाँ तक पीएसपी का ताल्लुक है और दीगर चीज़ों का,
तो अभी बहुत हमारी हुकूमत की उम्र बहुत छोटी सी है, हम इंशाअल्लाह ताला इसको एड्रेस करेंगे। और आपने देखा होगा माजी में भी जब भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे या शहबाज साहब भी वज़ीर आज़म है, तो सिंध को बड़ा एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है। आपने थर कोल के मामले में देखा होगा, हमने बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी। फिर जहाँ पे पंजाब और केपी में मोटरवे बनाया जा रहा था, वहाँ से सक्खर मुल्तान बनाया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर हैदराबाद बन रहा है और कराची हैदराबाद को भी हम दोबारा रिविजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखें कि जो सिंध में जो सबसे बुनियादी चीज़ थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसको ठीक करने में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना तारीखी किरदार अदा किया। यहाँ पे कराची में जो हमारे ग्रीन बर्थ सिस्टम है वो हम शुक्रगुजार है कि बाद में पीपल्स पार्टी ने भी इसको काम को इनिशिएट किया, जो रेड लाइन और ऑरेंज लाइन है। तो मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ग्रीन लाइन का इनिशिएट हुआ और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में। यानी आप बता रहे हैं कि किस तरह से मियां साहब जो है हमेशा सिंध को और कराची को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो इतनी मायूसी ना रखी जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से। इंशाअल्लाह ताला इनके ये भी अज़म आप बता रहे हैं, आपको है यकीन है कि मना लेंगे आप इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली। शायद थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे वादे को वफा कामरान साहब की तरफ जाना है मैंने। जी थोड़ा सा आपका कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी एक सेकंड, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने पीटीआई का जिक्र किया कि उसके ज़माने में सिंध को बेहद इग्नोर किया गया था। दूसरी बात कि सिंधी स्पीकिंग कोई जज होना ये ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और पार्लियामेंटेरियंस का काम था। मैंने हुकूमत का नाम नहीं लिया, मैंने इस कॉन्सेप्ट की बात की थी कि बिलावल साहब चाहते थे कि हर सूबे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले और हर सूबे में नहीं, वैसे जो डिसरिस्पेक्ट की बात की थी खोड़ो साहब बिलावल साहब ने, वो तो उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से की थी ना कि उनको मुसविदा नहीं दिया गया, फ्लोर पे पहले आ गया। एक मिनट, आपने तो उनकी तनकीद का रुख कहीं और ही मोड़ दिया। देखिए मैं कह रहा हूं डिसरिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल होना कोalition में ये जरूरी होता है। कोalition चलती ही तब है जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और जो आप एग्री करें उन पे अमल करने की बेइंतहा कोशिश करें और दूसरे पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके करें कि अगर कहीं कमजोरी रह भी गई है तो दूसरा साथी जो है आपका वो ऐसे लेफ्ट आउट ना समझे, अपने आप को लेफ्ट आउट ना समझे, लेफ्ट आउट ना समझे, अपने साथ इंक्लूडेड समझे, इंक्लूसिव बनाया जाए। इसके ऊपर भी सेनेटर कामरान मुर्तजा आपको अक्सर आपका हवाला दिया जाता है सर कि शायद बिलावल साहब ने ऐसी कोई बात आपसे भी की थी कि उनको मुसविदा नहीं मिला था, और बहरहाल JUI हमेशा ये कहते हैं कि मुसविदा पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ चला गया। योर कमेंट्स ऑन दिस? और फिर सड़कों पे निकलने का जो PTI का फैसला है, अब यही चारा रह गया है, ये डू और डाई सिचुएशन पे अब इस नहज पे हम आ गए, और क्या आप जाएंगे फिर बानी PTI से मिलने या सड़कों पे जो ये 24 को निकल रहे हैं, JUI का उसमें कितना रोल होगा? देखिए, वो जो बिलावल के हवाले से बात थी वो तो अब उस पे पार्टी की तरफ से रोक दिया गया, तो वो मैं अब वो पुरानी बात पे कोई कमेंट नहीं करता। पीपल्स पार्टी का मसला ये है, अभी मैंने खोड़ो साहब की बातें सुनी हैं। पीपल्स पार्टी का मसला जो मुझे अब तक समझ आया है कि वो पहले वोट डालते हैं और उसके बाद एतराज़ करते हैं। अब इनकी बातों से जो अब 3 बातें आई हैं, एक वो कि जो उस कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया बिलावल साहब को, तो ये एक ओहदे की बात हो गई, ये किसी लेजिस्लेशन की बात नहीं रही जी। ये मेंबरशिप की बात हो गई, हालांकि उनकी जगह पे फिर उन्होंने इरफान सदीकी साहब को शायद विड्रॉ करवाया था। तो वो जो आखिरी मेंबर थी इसमें, अपना जो खातून मेंबर थी रोशन बरोचा साहब, शायद उसके ऊपर फिर डिस्प्यूट था। वो चाहती थी कि वो शायद उसके बारे में चाहत थी कि वो पीपल्स पार्टी का आए, नून की भी चाहत ये होगी, मगर शायद ये दोनों का नहीं आया, किसी और का आया। ये इसमें मामला ये यहाँ पे तो किसी लेजिस्लेशन का नहीं था। दूसरा, सिंधी बोलने वाले जज, मुझे पूरी रिस्पेक्ट है सिंधी बोलने वाले जज का होना चाहिए। ये हमेशा जो है सिंधी बोलने वाले जज को जो है वो महरूम किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये इसमें जब ये वफाक है तो इसमें वफाकियत नज़र आनी चाहिए। मगर ये भी कोई लेजिस्लेशन का मसला नहीं हुआ, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग उस कमीशन में शरीक हुए और उसमें उसका पार्ट एंड पार्सल थे। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने वोटिंग भी की है, जो कुछ किया उसकी वोटिंग भी हुई है। तो जब वोटिंग हुई है तो फिर उसके बाद एतराज़ करना, ये बात भी समझ में नहीं आती कि कैसा एतराज़ है। और ये जो बेंच बना है
ये जो बेंच बना है वो विद इन उसके बना है और इनकी अपनी मर्जी से कंसेंसस से बना है। बाद में उस पर एतराज़ करना, बाद में सिंधी बोलने वाले किसी की याद आई तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी जो है ना वो आफ्टर थाट है। PSDP वाला मसला है तो ये भी जो है उसकी वसाइल की तकसीम का मसला है या फंड्स का मसला है, इसका भी लेजिस्लेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 3 बातें खोड़ो साहब ने की हैं, इसके अलावा चौथी बात नहीं की है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो फंड्स का मसला है। तो फंड के ऊपर अगर कोई झगड़ा है दोनों जमातों का जो कि गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, हम उनको गवर्नमेंट में समझते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी जो है ना वो तो लेजिस्लेशन का कोई मसला नहीं है। तो लेजिस्लेशन के हवाले से रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट वो नहीं है। बाकी हम इंगेज पीपल्स पार्टी और हम इंगेज हुए हैं, हमने उसमें इकट्ठे मिलके काम किया। मैं खुद उस काम में शरीक था जी। आप बल्कि आपका तो बहुत पिवटल रोल था कामरान साहब, और कहते हैं कई सारी शक्लें आपने निकलवाई बहुत कुछ। मुर्तज़ा वहाब साहब भी थे, हमने मिलजुल के काम किया इस सारे उसमें। और पीपल्स पार्टी की तरफ से मैडम फरियाल भी थी, अद्दी थी, हमारी तरफ से और साथी भी थे। तो ये इस तरह से ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं अहमद अवैस साहब की बात कोशिश की कि उसको काफ़ी नरम कर सके जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था। हाँ, ये और साथ कहते हैं कि PTI वालों की भी थी तो सही उसमें हिमायत, क्योंकि इन्होंने एक्शन नहीं लिया जो कहते थे ना इनके मुनहरिफ अरकान हैं। PTI मुकम्मल तौर पे हमने उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ था, मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड रखा हुआ था। जो PTI के दोस्त कहते हैं कि जी हम साथ नहीं थे, वोट देना ना देना उनका अपना काम है, मगर हर चीज़ में, हर मामले में एतमाद में हम लेते रहे हैं। इवन जिस वक्त तारड़ साहब जो है फ्लोर पे खड़े थे सेनेट के, पेश कर रहे थे, दरमियान में अजान का वक्फा आया, उस वक्त तक जो है ना PTI ने जो जिन चीज़ों की निशानदेही की उन चीज़ों को जो भी दुरुस्त करवाया गया। ये तारड़ साहब से पूछा भी जा सकता है कि मैं गया था उनके पास कि ये आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी और इसके बाद फिर तो आपके लिए इतना अहम रोल JUI ने अदा किया है, फिर ये तो कहना नामुनासिब हुआ PTI की तरफ से कि हम ऑन बोर्ड नहीं थे। अहमद अवैस साहब ऑन दिस, और खोड़ो साहब की तरफ भी उन्होंने बात की है कि पीपल्स पार्टी वाले करते पहले या सोचते बाद में। आफ्टर अ ब्रेक ऑन दिस। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, ओवर टू यू सर। आप फरमाइएगा ये क्या वजह है कि अभी आपने ये जो प्रोटेस्ट की कॉल 24 नवंबर की दी है, कहते हैं कि ट्रंप साहब आए हैं वहां पर अमेरिका में, तो शायद आपकी जमात को कुछ उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, मे बी कुछ उससे अलाइनमेंट है, क्योंकि इससे पहले साल से जायद का अरसा हो गया खान साहब को जेल में, आप लोगों ने कभी ऐसी कोई कॉल नहीं दी जो अब आप कहते हैं ना कि डू और डाई है ये, तो ये वाकई डू और डाई है और इसके कोई ताने बाने मिलते हैं अमरीकी सदर के इंतखाब से। एंड सेकेंडली सर ये बताइएगा, अब आपकी गवर्नमेंट कहते हैं, वो गवर्नमेंट आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं लंदन में, वो ख्वाजा आसिफ साहब को जान की धमकियों तक देने पर उतर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो आप एक रिश्ता जोड़ रहे हैं ट्रंप के साथ, तो ये ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। ये ऐसी बात जो है वो किसी लेवल के ऊपर भी PTI में कंसीडर की जा रही है ना। इसका कोई उससे कोई नेक्सस है ना, कोई ताल्लुक है ना, होना भी चाहिए। सही बात है। देखिए ना, वो एक होना तो नहीं चाहिए। वर्ल्ड सुपर प्रेसिडेंट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। कोई वो जो है वो एक अपनी, अगर मान भी लिया जाए कि कोई उनका आपस में कोई दोस्ती का रिश्ता होगा, तो कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक स्टेट का एक हेड ऑफ स्टेट जो है वो दूसरे हेड ऑफ स्टेट से सिर्फ दोस्ती के लिए अपनी नेशनल पॉलिसी को फोरगो कर दे या डेफर कर दे या उसके अगेंस्ट चल पड़े। क्यों करेगा? इसलिए ये बातें फजूल हैं बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट जो आप कहते हैं ना कि वर्ल्ड हैज़ बिकम एक ग्लोबल विलेज। हाँ। तो जब ग्लोबल विलेज बन गई है वर्ल्ड, तो फिर जो एक कोने में जो कुछ हो रहा है वो दूसरे कोने में उसका इफेक्ट नजर आता है। हाँ। और वो उसके ये एस्पेक्ट है, उसको आप जरूर गौर कीजिए कि जो यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुए हैं, जो इलीगैलिटीज यहाँ पे कमिट हुई हैं, ऐसी ग्लेरिंग के पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई है। कभी सोचा जा सकता था कि आप 26 अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ और वो एक्ट बनाया इन्होंने, उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई हैं।
और उसमें कहा गया कि ये अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए हुई हैं, तो अवामुन्नास को ना किसी को दिखाया गया, ना बताया गया, एक किस तेज़ी के साथ वो सब कुछ किया गया है, ना डिबेट हुई ओपन। ये तो ऐसी अमेंडमेंट के लिए तो बट सर ये फरमाइएगा, आप कह रहे हैं इसकी टाइमिंग अभी क्यों हुई है, ये फिर आप बताइएगा। आप जैसे कह रहे हैं ना कि इसका अमरीकी वहाँ इलेक्शन से, ट्रंप के आने से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर वाई ना हो, क्योंकि साल से ज्यादा हो गया ना खान साहब को पाबंदी सलासल। आप लोगों ने तो ऐसी कोई कॉल नहीं दी पहले। जी, तो देखिए ना आप, ये सवाल ये है कि हर इंसान की बनाई हुई या उससे वाबस्ता किसी भी चीज का एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है। हाँ, बर्दाश्त की लिमिट आप कहते हैं। जो कुछ ये करते रहे हैं, जो इलीगैलिटीज करते रहे हैं, उसकी हद हो गई। आपने देखा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को इस तरह ट्रैम्पल कभी किया गया? हाँ, फंडामेंटल राइट्स को के साथ जो सलूक अब हो रहा है इस वक्त, और उससे ज्यादा होगा अब, इसलिए कि अब उन्होंने पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को उन्होंने हुकूमत के कंट्रोल में दे दिया। अब तो ना जुडिशरी रह गई बाकी। पाकिस्तान के आयन का तुर्रा इम्तियाज ये था कि पाकिस्तान के आयन का जो बुनियादी ढांचा था वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर था, और वो उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन सर एक बात है, फिर ये कामरान मुर्तजा साहब अभी जैसे कह रहे थे, वो भी फरमा रहे थे, JUI भी बाय एंड लार्ज यही कहते हैं कि आपके इनपुट्स भी थे, आपको बताते भी रहे हैं। मौलाना साहब ने आपके कई सारी प्रेपोजिशंस थी जो कि उसमें डलवाई है मुसवदे में, तो फिर आप ये सब करके फिर अब आप इतने एतराज़ात उठा रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि वो एतराज़ात तो हैं, ये कोई शक नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस में लेते रहे, बताते रहे हैं, और इनकी सजेशन को भी वो मौलाना ने अहमियत दी है। मसलन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऊपर पहले शोर मचा हुआ था, फिर ये PTI की तरफ से भी सजेशन थी, और इसमें कामरान मुर्तजा की तरफ से भी ये सजेशन थी, और फिर इसके साथ वो उन्होंने ये रखा। लेकिन वो किस तरह से उसको अमल दरामद करना था, क्योंकि मौलाना ने जब ये बिल पास हुआ है तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा पब्लिकली कहा है कि जो कुछ हमने सजेशन बना के दी थी, इसमें फिर तब्दीलियां की हैं इन्होंने, और वो बगैर बताए किसी को की है। पब्लिक स्टेटमेंट है, आपने सुनी होगी जी, पब्लिक स्टेटमेंट उनकी आई थी इसके बाद। और देखना ये है कि अब जो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, आप देखें ना कि अभी डाल दिया वो इनके ऊपर मंसूर अली शाह साहब का इशू। मंसूर अली शाह के खिलाफ क्यों हो गए थे ये? इन्होंने शोर मचा दिया कि मंसूर अली शाह अगर आ गए तो यहाँ पे वो इलेक्शन ऑडिट करा देंगे। हाँ। अब जब आप कहते हैं कि आप जेन्युइनली इलेक्ट होके आ गए हैं, तो आपको क्या खौफ है ऑडिट 100 दफा हो जाए? लेकिन जब आपको ये खौफ आपके अंदर है कि आप लोगों की सर असल जो तकलीफ थी, 47 की मेंबर है खोड़ो साहब, आपकी असल तकलीफ ये थी बकौल अहमद अवैस साहब के कि आपको ये डर था कि अगर आ गए जस्टिस मंसूर अली शाह तो वो ऑडिट करा देंगे इलेक्शन का। अगर आप फेयर जीत के आए हैं तो आपको इलेक्शन के ऑडिट से क्या खतरा था? और आप करने से पहले आप सोचते क्यों नहीं है, करके आप लोग क्यों सोचते हैं? जनाब कामरान मुर्तजा ने ये फरमाया आपके हवाले से। एक सेकंड, बात है 26वीं आईनी तरमीम, बात है उसके खदोखाल और उसमें लिखा हुआ क्या था। जो हमने बतौर तफसील से हमने देखा भी, हमने उस पर वोट भी किया, मौलाना साहब ने भी वोट किया, हमने भी वोट किया, और ये मुश्तरका एक मसवदा था जो हम दोनों पार्टियों ने पेश किया असेंबली में। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम तैयारी के बगैर किए थे। हमने कोई तैयारी के बगैर नहीं किया, हमने वोट सोच समझ के दिया, क्योंकि हमें पता था कि जी 26वीं आईनी तरमीम हम कराना चाहते थे। हुकूमत बाद में अगर कुछ करती है तो आप ये नहीं कह सकते आप वोट पहले देते हो और फिर बाद में आप सोचते हो ये मेरे ऊपर नहीं आता, ये इमरान खान पे आए तो आए, हमारे ऊपर नहीं आता। ये वर्किंग रिलेशनशिप को, उस इत्तेहाद को इंटैक्ट रखने के लिए ये चीज़ें जो हुई। अब जहाँ तक हमें कहा जाता है कि जी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और पार्लियामेंट्री कमेटी ने मिलजुल कर फैसला किया कि फारूक नाइक साहब को रखा, एक और को रखा, ये दोनों सिंध से हैं, उर्दू स्पीकिंग है, शहरी नुमाइंदे हैं, सिंधी नुमाइंदे नहीं हैं। ये उस काउंसिल पर डालें ना आप जिसने ये सब कुछ किया है।
हमने काउंसिल के फैसले को मनोन तस्लीम कर लिया कि हाँ जी हो गए, लेकिन हमें एक लिहाज से एक तबसरा कर दिया, काश कि कोई सिंधी स्पीकिंग भी हो जाता। हमने कोई हुकूमत पर इल्ज़ाम इस तरह का नहीं दिया, हमने हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि वो एक अलग से कमेटी है जो फैसला करने वाली थी और जिसने फैसला किया। रही बात आपकी दूसरी क्या बात कर रहे थे आप? इलेक्शन ऑडिट के हवाले से वो कह रहे थे ना कि मंसूर अली शाह साहब से आपको ये प्रॉब्लम थी। इलेक्शन ऑडिट, हाँ, अब उस पर हमारे ऊपर कसूर क्यों आता है? हमारे उस पर कसूर क्यों आता है? अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और पार्लियामानी कमेटी बैठकर फैसला करती है कि जी मंसूर अली शाह नहीं कोई और हो जाए चीफ जस्टिस, तो उस पर आप उस पर क्यों नहीं डालते हैं? पीपल्स पार्टी पे क्यों डालते हैं आप? हुकूमत पे क्यों डालती हैं आप? हमने आजाद एक बात बनाई, हमने पब्लिक कुछ कह रहे हैं मतलब। हाँ, नहीं डाला भाई, ठीक है, क्योंकि उसने उस कमेटी ने बनाया, कमेटी ने मंसूर शाह साहब को नहीं रखा, दूसरे जज साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए नहीं सर, वो कह रहे हैं इस एक्सरसाइज से आप लोग जो गुजारा है आपने, वरना तो जो ऑटोमेटिक जो चीफ जस्टिस आने थे वो तो मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं ना बतौर सीनियरिटी। तो आपने इस पूरी इतनी बड़ी आप तको दौ से आपने गुजारा पूरी पार्लियामेंट को, उसका मकसद ही यही था कि वो ना आए। मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी सुने मेरी बात। ये जस्टिस सज्जाद अली शाह के जमाने में बात हुई थी जजेस केसेस में कि जी सीनियर मोस्ट को जज बनाया जाए। 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामानी कमेटी का जिक्र किया था कि पार्लियामानी कमेटी के सामने नाम पेश होने चाहिए, जिसको चौधरी इफ्तिखार साहब ने 19वीं तरमीम में खत्म कराया। पार्लियामानी कमेटी क्यों न हो? पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के साथ मैं एक बात अर्ज करूं आपसे खोड़ो साहब, एक बात का जवाब प्लीज फरमाएं। नहीं, एक सेकंड। जुडिशरी पार्लियामेंट के साथ है, सियासत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। अच्छा, ये और बात है कि जब सीनियर मोस्ट भी होते, ये और बात है कि जब सीनियर मोस्ट भी थे उन्होंने भी मार्शल लॉ को कंडोन किया। उन्होंने मार्शल लॉ को कंडोन किया। मुशर्रफ की मार्शल लॉ को कंडोन करने वाला सीनियर मोस्ट था ना चीफ जस्टिस। वो चीफ जस्टिस जो भी था उसने मार्शल लॉ को, आइन को क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया? आइन को क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया? क्यों उसको इख्तियार दे दिया कि जी आप आइन में तरमीम भी कर सकते? अहम बात है निहाल हाशमी साहब। मैंने कहा क्यों उन्होंने नहीं, सीनियरिटी का प्रिंसिपल आप कहते हैं वो जो जिन्होंने रखा उसकी वजह से भी वायलेशन हो गई, लेकिन सर वो कहते हैं कोई जुल्म की इंतहा वो कर दी है ना। वो कहते हैं क्योंकि जो तनासब है इस कमेटी में वो हुकूमत का ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑपोजिशन, तो डेफिनेटली फिर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ज्यादा हुई। इसकी वजह से कहते हैं कल को अगर पीटीआई गवर्नमेंट आ गई तो वो कल को ले आएंगे अपनी मर्जी का कोई जज, साकिब निसार आ गए, कोई और वो आ गए जो आपको अच्छे नहीं लगते थे, फिर वो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। देखिए, मैंने हर बात को बड़े गौर से सुना जो जी गो अहेड प्लीज निहाल साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैंने सारी बात को बड़े गौर से सुना। ये पॉलिटिकल फैसले नहीं हुए, ये तो जुडिशियल फैसले। और जो निसार साहब ने कहा कि जब सीनियरिटी प्रिवेल करती थी तो इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर फेंक देते थे, बेंच पे डाल देते थे और आमरीत को सपोर्ट किया जाता था। ऐसे भी चीफ जस्टिस थे और बेशतर थे ऐसे। और ये पूरी दुनिया में होता है कि देखिए कोई तो नॉमिनेट करेगा ना जज को, पूरी दुनिया में होता है। और तारीख अगर आप उठा के देख ले जज को कौन अपॉइंट करता है, तो जज को अपॉइंट नहीं करता। तारीख पहला जज किसने अपॉइंट किया, इस तरह से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। और फिर ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, हमें याद है जो काजी फायद ईसा साहब के साथ इनके दौर में हुआ, उनके पूरे खानदान के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरह से ऐवान सदर को भी इस्तेमाल किया गया, तो क्या कौम उसे भूल गई है? तो देखिए, हर इलेक्शन को आप कह रहे थे अभी के इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, तो हर इलेक्शन की इन्होंने ऑडिट करने की बात की। 2013 की 2018 की क्यों नहीं की? क्योंकि 2018 में इनके साथ पूरी वो धांधली की गई, इनको लाया गया, ये जीते नहीं थे। इसी तरह से मैं सुन रहा था अमेरिका के हवाले से बात, तो आप एक बात बताएं, क्या कोई ऐसा मुजरिम जो अमेरिकन जेल में हो, जिसने अमेरिका में 190 मिलियन पाउंड एक्सचेकर का अपने खुद बुर्द किया हो व्हाइल ही वाज इन द गवर्नमेंट, तो क्या पाकिस्तान उसको छुड़ाने के लिए अमेरिका को दबाव डालेगा? इसी तरह से कोई भी मुल्क किसी इखलाकी जुर्म में मुलव्विस या क्रिमिनल केस में मुलव्विस किसी शख्स को छुड़वाने के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा, ना डालना चाहिए।
जहाँ तक इनको मुजाहरा करना है, धरना देना है। वैसे नहीं निहाल साहब, वो मिसाल देते हैं कि देखिए उनके ऊपर केसेस थे, लेकिन ट्रंप साहब ने इलेक्शन भी लड़ा, वो इलेक्शन जीते भी, जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं हमने तो हना में इलेक्शन लड़ने देते हैं, हमारे निशान भी ले लिया इन्होंने, जब जीत भी चाहते हैं तब भी आप लोग रिजल्ट 47 के तहत चेंज कर देते हैं। आफ्टर अ ब्रेक इसका जवाब फरमाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। निहाल साहब कुछ फरमा रहे थे ब्रेक से पहले, मैं आई हैड टू कट हिम। निहाल साहब, अब उठेगी नहीं पीटीआई जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। आप तैयार हैं फिर 24 नवंबर के लिए? देखिए जी, इस तरह की चीजें हमने पहले भी कई बार सुनी है और वो बार बार आए और हर बार उन्होंने कहा ये हमारा आखिरी धरना है, और हर बार उन्होंने कौमी और लोगों की इनफरादी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, हर बार उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाया, हर बार उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। आप हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो जाते हैं आप क्यों IMF को लेटर लिखते हैं, आप क्यों पाकिस्तान की जगहसाई करते हैं जा करके, आप क्लिप्स बना के भेजते हैं, आप क्यों उम्मीद रखते हैं कि कोई और मुल्क, आप कहते हैं हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, फिर आप हमारी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मर्जी का चीफ जस्टिस हो, आपके मर्जी का आर्मी चीफ हो, आपके मर्जी का प्राइम मिनिस्टर। फिर सियासी बात, एक बात मैं आपको मैं 1 मिनट बोला, मुझे दीजिएगा एक बात बोलने। सियासी जमात का काम होता है अपने मंशूर के बुनियाद पे अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करे। आप बता दें कि गुज़श्ता 12 साल से KPVN की हुकूमत है, 4.25 साल मरकज में हुकूमत थी, एक सड़क, एक स्कूल, एक डैम, एक नौकरी, एक इकोनॉमी, एक लैपटॉप, कोई एक चीज बता दे, एक मेट्रो, एक ऑरेंज ट्रेन, कोई चीज किया इन्होंने पाकिस्तान को वहां पे मां सिवाय हमारे नौजवानों को इन्होंने बदतमीज बनाया, बदअखलाक बनाया। और हमारी जो रिवायत थी, एहतराम का रिश्ता था, सियासत में एहतराम होता है, सियासत में मारो और मर जाओ का काम नहीं होता। हम दहशतगर्द नहीं, हम सियासी लोग हैं, सियासत काम होता है पुरअमन जद्दोजहद का नाम। आप किसको धमकी देते हैं? आप पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि हम उठेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको चाहिए कि आपका लीडर क्रिमिनल केस में बंद है, एक अच्छा वकील आप ले, उसको जाके बोले कि जी हम प्ली बार्गेन कर रहे हैं, 190 बिलियन जो हमारा पाउंड है। सर आप बन जाए, वो आप वकील बन जाए तो आप उनकी, वो कहते हैं सेल की बिजली तो बहाल करा दें। आजकल तो उनके सेल में बिजली भी बंद कर दी है। 190 मिलियन पाउंड वापस कर दें इनको, कोई जल्द से 190 मिलियन वापस करने का आपके ऊपर मुतालबा किया है, मसला ही खत्म हो जाएगा सारा यहीं पे। कामरान साहब आप जा रहे हैं? सर मैंने आपसे भी अर्ज किया था इससे पहले, आप ज्वाइन करेंगे PTI के इस एहतजाज को? 24 नवंबर की कॉल है। वो तो PTI का एहतजाज है, हम क्यों ज्वाइन करेंगे? मतलब कोई वजह होनी चाहिए ना, हम क्यों ज्वाइन करेंगे? फिर मौलाना आ रहे हैं, आज UK में थे तो आज या कल तक पहुंच जाएंगे। हाँ। तो वो आएंगे तो फिर इसके बाद इनका कोई वफ्द आता है तो फिर देखते हैं, पार्टी की अदारों में इस बात को डिबेट किया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो। मगर फिल वक्त मुझे तो कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती कि उनका एहतजाज है तो हम क्यों इसलिए सर, क्योंकि कहा है ना मौलाना साहब ने कि हम अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन में तो आप साथ हुए ना, इत्तेहादी हुए कि नहीं? वो आपको इत्तेहादी की नजर से देखते हैं PTI वाले। हमसे जो है ना कोई किसी आज तक अपोजिशन में किसी मामले में हमें एतमाद में लिया PTI ने। दोनों ऐवानों में ये पूछ लीजिए, इनके बैठे हुए हैं, अहमद अवैध साहब बैठे हुए हैं, क्या आज तक दोनों ऐवानों में कोई मुत्तहिदा अपोजिशन बन सकी है? क्या आज तक दोनों ऐवानों में कभी किसी मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ है पार्लियामान का इजलास शुरू होने से पहले, ताकि स्ट्रेटजी बनाई जाए? तो एक तरफ तो हालात ये हैं और दूसरी तरफ हम जो है ना वो चले जाएंगे, इनके जो ना वो धरने में चले जाएंगे या जुलूस में या इनके सेटन में चले जाएंगे। मतलब उसकी वजह होनी चाहिए ना, क्यों चले जाएंगे? ये वैसे कामरान साहब आपके हवाले से ये भी कुछ रोज पहले खबर नहीं आ रही थी कि इमरान खान साहब से गालिबन आपकी कोई मुलाकात भी हो सकती है, फिर एक तरदीद आ गई थी। तो वो कहते हैं ये जो हालत ज़ार है खान साहब की, इसके ऊपर ही आप मजबूरी तौर पर जमहूरियत के लिए, बका के लिए आपका साथ जरूरी है उनके लिए। देखिए, बका के लिए तो फिर हमने तो पहले भी बका के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। ये जब PTI के अगेंस्ट, और उस वक्त वो बका के लिए जो हमने कुर्बानी दी है, उस वक्त तक तो हम बका के लिए, हमारी 16 सीटें थी या 15 सीटें थी,
ये बका जो है ना लाते लाते हमारी 8 रह गई हैं बाकी। तो अब ये आप इसको 4 करना चाहती हैं? बस आप और कितनी कुर्बानी मांगेंगे बका के लिए? उन्होंने अपनी फहरिस्त बता दी है। आप हमसे कितनी कुर्बानी मांगते हैं? जब वो आते हैं वो भी हमें हलाल करते हैं, ये आते हैं ये भी हमें हलाल करते हैं। भाई इसी के लिए रह गई है अहमद अवैस साहब, आप लोगों के हलाल करने के लिए JUI तो नहीं रह गई है ना फिर। और आप इनके साथ कोई हिकमत अमली खुद तो बनाते नहीं है, फिर इनसे तवक्को आप पता नहीं किधर किधर की रखते हैं। गंडापुर साहब ने तो बाकायदा तनकीद कर दी थी कुछ रोज पहले मौलाना साहब पे। कल शेख वकास भी नहीं उनके ऊपर, और शेख बात वकास दुरुस्त है कि जब वो बता रहे शेख वकास साहब ने भी की थी। कोई नए कोई तनकीद नहीं की इनके ऊपर। और सवाल यह है कि इन्होंने सूलन बिल्कुल सही बात की है कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि आएंगे बैठेंगे बातचीत होगी और पार्टी बैठ के एक डिबेट होगी और फिर उसके बाद फैसला होगा जो भी होगा। इससे पहले ये कोई यहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं दाग सकते इसके ऊपर। तो दुरुस्त बात की उन्होंने। और जो ये निहाल साहब ने जो बातें की हैं बेतुकी बातें कर गए। आज पता नहीं वो किस सोच में थे कि PTI ने या इमरान खान ने कहाँ पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ बात की है। स्टेट के खिलाफ जो कुछ किया है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, क्या वो स्टेट का सबसे बड़ा अदारा था? आर्म फोर्सेस को अदारा तो नहीं है स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट जो है, अदलिया जो है, वो 3rd इंपॉर्टेंट पिलर है स्टेट का। उसके ऊपर हमला हुआ था, जजेस को कोर्ट रूम से भाग के जान बचानी पड़ी थी। और सर आपको 190 मिलियन पाउंड भी वापस करने का मुतालबा किया है निहाल साहब ने कि वो वापस कर दे, किस्सा खत्म। मीडिया वो सुनिए, बात सुनिए। जो इमरान खान को वहां पे, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है और इस वक्त किसी भी केस के अंदर उनको सजा नहीं हुई अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और अंडर ट्रायल प्रिजनर, सुनिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर, आप मेरी बात सुनिए जरा। आपने PDP पे हमला किया, हाँ, कोई सुनिए, कोई पॉलिटिकल केस की क्या बात करते हैं? सारे पॉलिटिकल केस बनाए हुए आपने। आपने IMF को खत लिखा, क्या बात करते हैं? IMF को खत लिखा ना सर। इंडिया के लोगों से आपने बैठ के, आपकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने अपनी सारी फैक्ट्रियों में इंडिया के ट्रेंड आदमी लाके बिठाए हुए थे, उनको VIP तरीके से लेके आते थे, लेके जाते थे वापस। कोई हमारे लोगों के और पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तान को दोनों भाइयों ने, सुनिए बात सुनिए, आप बात सुनिए ना मेरी। पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए। अहमद साहब की बात आ जाए, सुनिए ना। अहमद साहब की बात आने दें, आप बात आने दें प्लीज। टाइम बिल्कुल ये बात तो करने, देखिए मैं तो नहीं बोल रहा था इनकी बात, उनकी ये कोई टर्न तरीका है, नहीं है, उनकी टर्न है प्लीज अहमद ये साहब। कोई तरीका नहीं है। राइट, सॉरी, आई एम अनफॉर्चुनेटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू ऑल द जेंटल। अल्लाह हाफिज।